सोच के देखिए, एक टाइम था जब फ्रांस में रोटी यानी ब्रेड इतनी महंगी हो गई कि लोग भूख से मरने लगे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये आग थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया के हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। ये कहानी है राजा रानी की, आम लोगों के गुस्से की और उन आइडियाज की जिन्होंने आज़ादी का मतलब ही बदल दिया। तो आइए सुनते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या क्या है। हम शुरू करेंगे पेरिस की दहशत से, बस्टील पर हमले से। फिर समझेंगे कि ये क्रांति आखिर हुई क्यों, क्या था वो ओल्ड रिजीम। देखेंगे कि कैसे नए आइडियाज ने चिंगारी का काम किया। और फिर मोनार्की के एंड से लेकर रिपब्लिक की शुरुआत, आतंक का दौर, नेपोलियन का आना और आखिर में इस पूरी रेवोल्यूशन की लेगेसी क्या रही। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है सीधे एक्शन के बीच से। एक ऐसा शहर, पेरिस, जो उस वक्त डर और गुस्से से उबल रहा था। ये तस्वीर है उसी दिन की, 14 जुलाई 1789, जिस दिन पेरिस के लोगों ने बस्तील के किले पर धावा बोल दिया। ये मोमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि आज भी ये फ्रांस का नेशनल डे है। और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक जेल पर हमला नहीं था, नहीं, बस्टील किंग की असीमित पावर, उसके अत्याचार का सिंबल था। तो इस पर हमला करके लोगों ने एक साफ मैसेज दिया कि बस अब और नहीं। तो हुआ ये कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पूरे पेरिस में अफवाहों का बाजार गर्म था। हर तरफ यही बात थी कि किंग ने आर्मी को शहर में घुसने का ऑर्डर दे दिया है। लोगों को डर था कि आर्मी उन पर यानी आम शहरियों पर गोलियां चला देगी। और इस डर के जवाब में पता है क्या हुआ? लगभग 7,000 आम मर्द और औरतें टाउन हॉल के बाहर जमा हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली, जिसे नाम दिया पीपल्स मिलिशिया। लेकिन सवाल तो ये है कि 7,000 लोग अचानक सड़कों पर क्यों उतर आए? ऐसा क्या हो गया था कि इतना गुस्सा फूट पड़ा? इस गुस्से की आग को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्रांति की जड़ क्या थी। बात करते हैं उस दौर के सोसाइटी की, जिसे कहते थे दी ओल्ड रिजीम। फ्रांस की सोसाइटी उस टाइम पर ना 3 हिस्सों में या एस्टेट्स में डिवाइडेड था। पहला फर्स्ट एस्टेट, जिसमें आते थे चर्च के लोग। दूसरा सेकंड एस्टेट यानी अमीर लोग, नोबिलिटी। और तीसरा थर्ड एस्टेट, जिसमें आते थे बाकी सब लोग, बिजनेसमैन, लॉयर्स, किसान, मजदूर, मतलब लगभग 90% आबादी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टैक्सेस। सारे के सारे टैक्सेस सिर्फ थर्ड एस्टेट ही भरता था। पहले 2 एस्टेट्स को कोई टैक्स नहीं, मतलब सारा बोझ आम जनता पर। और ये तस्वीर उस सिचुएशन को ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है। जो अमीर आदमी है वो मकड़ी है और किसान एक मक्खी, जो बेचारा जाल में फंस गया है। सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही था, जहां अमीर लोग गरीबों को चूस रहे थे। और इस प्रॉब्लम के ऊपर एक और प्रॉब्लम। 1774 में जब लुई 16 राजा बना, तो उसने देखा कि सरकारी खजाना बिल्कुल खाली है। क्यों? क्योंकि सालों से चल रही लड़ाइयां और वर्साई के पैलेस पर हो रहे फालतू के खर्चों ने फ्रांस को कंगाल कर दिया था। मतलब एक तरफ आम जनता भूखी मर रही थी और दूसरी तरफ राजा रानी ऐश कर रहे थे। इसी बीच देश की आबादी भी तेजी से बढ़ रही थी। देखिए, 1715 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, जो 1789 तक बढ़कर 28 मिलियन हो गई। और इससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ज्यादा लोग मतलब खाने की डिमांड भी ज्यादा, लेकिन फसल उतनी नहीं हो रही थी। रिजल्ट, ब्रेड यानी रोटी, जो वहां का मेन खाना था, उसके दाम आसमान पर पहुंच गए। इसी को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस या जीवन का संकट। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक चीजें भी मिलना मुश्किल हो जाए। सोच के देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं पर अपने बच्चों के लिए रोटी भी नहीं खरीद पा रहे। ये था उस वक्त का हाल। तो लोग गरीब थे, भूखे थे और गुस्से में थे। लेकिन इस गुस्से की आग में घी का काम किया कुछ नए और पावरफुल आइडियाज ने, एक सोच की चिंगारी ने। 18th सेंचुरी में एक नया ग्रुप सामने आ रहा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये लोग अब सवाल उठा रहे थे। सवाल इस बात पर कि किसी को सिर्फ इसलिए स्पेशल राइट्स क्यों मिलने चाहिए क्योंकि वो एक अमीर खानदान में पैदा हुआ है। फिलोसोफर्स जैसे कि जॉन लॉक ने उस टाइम के सबसे बड़े आइडिया डिवाइन राइट ऑफ द मोनार्क को चैलेंज किया।
मतलब इस सोच को कि राजा भगवान का रूप है और उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। लॉक ने कहा, नहीं, ये गलत है, राजा को कोई डिवाइन राइट नहीं है। इस एक आइडिया ने लोगों की सोच बदल दी। और फिर आए रूसो। उन्होंने एक और भी पावरफुल आइडिया दिया। उनका कहना था कि गवर्नमेंट लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब एक अग्रीमेंट की तरह, जहां पावर लोगों के हाथ में हो। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। ये वही मॉडल है जो आज इंडिया समेत दुनिया की कई डेमोक्रेसीज फॉलो करती हैं। सोच सकते हैं ये आइडियाज उस वक्त कितने रेवोल्यूशनरी थे। तो इन नए आइडियाज से हिम्मत लेकर अब थर्ड एस्टेट के लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो खुद एक्शन लेंगे। और एक्शन हुआ भी, और बहुत तेजी से। यहाँ देखिए, मई 1789 में एक मीटिंग होती है, जून में टेनिस कोर्ट ओथ लिया जाता है, 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है और जनवरी 1793 में किंग को फांसी दे दी जाती है। सिर्फ 4 साल में फ्रांस हमेशा के लिए बदल गया। हुआ ये कि 20 जून 1789 को जब थर्ड एस्टेट के लोगों को असेंबली हॉल से बाहर कर दिया गया, तो वो सब वर्साई की एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और वहीं उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, वो पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी। 1791 में फ्रांस बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संवैधानिक राजतंत्र। इसका मतलब आसान भाषा में ये था कि अब राजा तो रहेगा, लेकिन उसकी पावर्स लिमिटेड होंगी, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राजा की मनमानी अब खत्म। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से। इसमें राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सबको नेचुरल राइट्स माना गया। मतलब ये वो हक हैं जो हर इंसान को पैदा होते ही मिलते हैं, कोई राजा या सरकार ये हक दे या छीन नहीं सकती। ये एक गेम चेंजिंग आइडिया था। लेकिन क्रांति यहीं पर आकर रुकी नहीं, बल्कि अब इसका सबसे खूनी और सबसे रैडिकल दौर शुरू होने वाला था। 1793 से 1794 के बीच के टाइम को कहते हैं द रेन ऑफ टेरर, आतंक का दौर। इसका लीडर था रॉबेस्पियर। उसकी पॉलिसी बहुत सिंपल थी, जो भी रिपब्लिक का दुश्मन है उसे खत्म कर दो। हजारों लोगों को सिर्फ शक के बिना पर मौत के घाट उतार दिया गया। और मौत देने का तरीका था गिलोटीन, एक ऐसी मशीन जिससे सर कलम किया जाता था। और अजीब बात यह है कि इस मशीन को उस वक्त मौत का एक ह्यूमेन तरीका माना जाता था, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना हुआ कि ये रेन ऑफ टेरर का सिंबल बन गई। खुद किंग लुइस 16 को भी देशद्रोह के इल्जाम में इसी से मारा गया था। इस दौरान 2 और इम्पॉर्टेंट चीजें हुईं। पहला, औरतों ने रेवोल्यूशन में जमकर हिस्सा लिया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, लेकिन उन्हें वोट देने का राइट मिला 1946 में जाकर। दूसरा, स्लेवरी यानी गुलामी को खत्म किया गया। हालांकि नेपोलियन ने इसे वापस शुरू कर दिया, पर आखिरकार 1848 में इसे हमेशा के लिए एबॉलिश कर दिया गया। मतलब क्रांति के आइडियाज को जमीन पर उतारना आसान नहीं था। रेन ऑफ टेरर के बाद फ्रांस में आई डायरेक्टरी, जो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, और इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया एक मिलिट्री जनरल ने, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने पावर अपने हाथ में ली और 1804 में खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। और आखिर में 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। नेपोलियन का राज तो खत्म हो गया, लेकिन जो आग फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लगाई थी, उसके आइडियाज पूरी दुनिया में फैल चुके थे। तो आखिर में इस पूरे क्रांति की लेगेसी क्या है? वो हैं ये 3 पावरफुल आइडियाज, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। यही वो आइडियाज हैं जो आज दुनिया भर की डेमोक्रेसीज का फाउंडेशन है, और यही इस रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी देन है। तो आखिरी सवाल ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आज हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं? इस पर जरूर सोचिए।